एक ऐसे धार्मिक गुरु जिन्हें सभी धर्मों के लोगों और उनके धार्मिक प्रमुखों के द्वारा सम्मान मिला, जिन्हें 1989 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया और जो 84 वर्ष की उम्र में भी अपने देश के लोगों और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बिना हथियार उठाए लड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आज मैं साझा करूंगी तिब्बत के 14वें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक गुरु दलाई लामा से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये पता होगा कि दरअसल दलाई लामा एक नाम नहीं है, बल्कि यह एक पदवी है जिसे तिब्बत में अपने बुद्धिस्ट धार्मिक गुरु को दी जाती है। तिब्बत के लोग अपने दलाई लामा को ही अपना शासक मानते हैं। वहाँ दलाई लामा को कई राजनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त होती है। अब तक 14 दलाई लामा रहे हैं, जिनमें वर्तमान के दलाई लामा का असली नाम लामो थोंदुप है। इनका जन्म 6 जुलाई 1935 में नॉर्थ ईस्ट तिब्बत में हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक दलाई लामा अपने अगले उत्तराधिकारी को चुनते हैं। 13वें दलाई लामा थुप्तेन गायत्सो ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में 2 वर्ष के लाहामो गोडक को चुना, जिनका नाम बाद में बदलकर तेंजिन गायत्सो रख दिया गया, जो कि अभी के वर्तमान दलाई लामा का धार्मिक नाम है। इन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा 6 वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दी थी। इन्हें लॉजिक, तिब्बतन आर्ट एंड कल्चर, संस्कृत, मेडिसिन एंड बुद्धिस्ट फिलोसॉफी जैसे कई विषयों का अध्ययन किया। जब 14वें दलाई लामा मात्र 15 वर्ष के थे, तब चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आ चुकी थी। हालांकि इससे पूर्व ही चाइना और तिब्बत के बीच एक समझौता हो चुका था, जिसमें तिब्बत चाइना का एक ऑटोनोमस पार्ट था, यानी तिब्बत चाइना का हिस्सा तो था, परंतु तिब्बत अपने आंतरिक मामलों के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र था। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चाइना में उस समय तक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आ चुकी थी, जो किसी भी कीमत पर तिब्बत पर अपना पूर्ण अधिकार चाहती थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही अक्टूबर 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। 1954 में दलाई लामा ने माओ जेडजोंग और अन्य चाइनीज लीडर से शांति वार्ता करने का प्रयास किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इधर चाइनीज ट्रूप तिब्बत के लोगों पर लगातार अत्याचार कर रही थी। उनकी सारी स्वतंत्रता छीन ली गई और जैसा कि तिब्बत और चाइना के बीच समझौता हुआ था, उसका भी पालन नहीं किया गया कि तिब्बत के लोग अपने आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र हैं, जैसा कि कम्युनिस्ट सरकार यानी कि चाइना की कम्युनिस्ट सरकार करती आई है। चाइनीज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की भी हत्याएं कर दी गई। तिब्बत के लोगों की मूल सभ्यता और संस्कृति जो बौद्ध धर्म से जुड़ी थी, उसे भी नष्ट कर दिया गया, जैसा कि चीन कई देशों के साथ करते आया है। वर्तमान दलाई लामा और उनके नजदीकी सलाहकारों को यह निश्चित हो गया कि उनकी जान को खतरा है, अतः दलाई लामा के साथ उनके कई हजार सहयोगी भारत में शरण लेने पहुंचे। उन्हें रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर रात को ही सफर करते थे, ताकि चाइनीज ट्रूप्स उन्हें पकड़ न लें। जब वे लोग हमारे देश पहुंचे, तब हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने उनका भव्य स्वागत किया और हमारे देश में न सिर्फ शरण दिया गया, बल्कि उन सभी को किसी आम भारतीय नागरिक की तरह ही सारी सुविधाएं भी दी गई। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत गर्व होगा कि 1959 में जब दलाई लामा अपने हजारों शरणार्थियों के साथ भारत आए, तब हमारे तत्कालीन सरकार ने शरणार्थी तिब्बती बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ने की अनुमति दी थी। पर दलाई लामा जी ने भारत सरकार से कहा कि इस तरह तिब्बत की संस्कृति और कला से वहाँ के बच्चे वंचित रह जाएंगे। तब हमारी सरकार ने शरणार्थी बच्चों के लिए अलग से स्कूल बनवाया। इनका अपना एक अलग अस्पताल भी है। साथ ही दलाई लामा और उनके सहयोगी भारत से ही अपनी सरकार भी चलाते हैं। इनका अपना एक अलग कैबिनेट भी है। इस तरह भारत में ही एक छोटा तिब्बत भी बसता है।
और यह तमाचा है नेपाल के तत्कालीन पीएम केपी शर्मा ओली जैसे कई राजनेताओं के चेहरे पर, जो ये कहते हैं कि भारत नेपाल की संस्कृति और वहाँ के लोगों के लिए खतरा है। क्योंकि दोस्तों, आप स्वयं ही सोचें, हमारे देश ने उस देश की संस्कृति और कला को अब तक बचाए रखा है जिसके पक्ष में बहुत कम देश खुलकर चीन के विरुद्ध खड़े हुए हैं। हालांकि भारत ने अब तक आधिकारिक तौर पर तिब्बत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में नहीं बोला है, क्योंकि 1959 के दौर में चीन और भारत के बीच अच्छे संबंध थे, परंतु फिर भी दलाई लामा को शरण देना और खुलकर उनको सुरक्षा पहुंचाना खुद में ही एक सहयोग है। 1962 की भारत चीन युद्ध भी बहुत हद तक इस घटना का ही परिणाम माना जा सकता है। खैर, जो कुछ भी हो, अब तक चाइना ने लगभग 1.2 मिलियन तिब्बती लोगों को मार डाला है और दलाई लामा और उनके लाखों सहयोगी अब भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे यूरोपियन देश चाइना के डर से तिब्बत को आज भी चाइना का ही हिस्सा बतलाते हैं। दलाई लामा को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया, साथ ही उनकी छवि पूरे विश्व में एक शांति दूत के रूप में उभरी है। यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी इनके अच्छे मित्र हैं। वर्तमान दलाई लामा ने यूएसए, रसिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप और एशिया के कई देशों में भी यात्राएं किए हैं। अगर आप भी तिब्बत के लोगों का साथ देना चाहते हैं तो आप फ्री तिब्बत बियॉन्ड बिलीफ कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।